हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रसार विधि से मूल बिंदु पर किसी वक्र की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक है, देखिए मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि से मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम प्रसार विधि से मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या की मतलब वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कर रहे हैं। और एक तरीका और है जिसकी मदद से हम मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं, न्यूटन विधि, जिसको हम अगले वीडियो में आपको बतलाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप लाइन से उन वीडियोस को देखिए। लेक्चर क्रमांक के अनुसार दिया है, आप क्रमांक के अनुसार देखते जाएंगे, समझते जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आते जाएगा। तो जरूर जाइए, सभी वीडियोस को देखिए। और इसके जो पहले के यूनिट्स हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2, उनके भी पूरे के पूरे टॉपिक्स के वीडियो बनाए जा चुके हैं। आप जरूर प्लेलिस्ट पर जाकर के उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, उसके आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत मदद करेगा। तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रसार विधि से मूल बिंदु पर किसी वक्र की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक है, मान लीजिए वक्र का समीकरण है y बराबर एफ एक्स। अब यदि ये वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, जो कि गुजरेगा ही, क्योंकि हमको देखो मूल बिंदु पर वक्र की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए वक्र को मूल बिंदु से गुजरना पड़ेगा, तभी तो हम उसकी वहां पे वक्रता त्रिज्या पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि यह वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, अर्थात x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0, तो यहाँ पे देखो x बराबर 0 रखे तो f0 और y का मान 0। ठीक है, 0 0 मूल बिंदु के निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो f0 बराबर 0 हो जाएगा। अब सुनिए, मैक्लॉरिन प्रमेय से फलन की प्रसार श्रेणी लिखेंगे। आपने मैक्लॉरिन प्रमेय अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया है, जरूर देखिए। तो मैक्लॉरिन प्रमेय से हम फलन की प्रसार श्रेणी लिखेंगे। y बराबर f0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0, और इसी तरीके से ये श्रेणी आगे बढ़ते जा रही है। f0 का मान 0 है, f0 बराबर 0 है तो ये 0 हो गया, तो इसके 0 हो जाने के बाद जो बच गया उसको अपन लिख दिए। अब सुनिए ध्यान से, y बराबर पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस प्लस। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया? तो दोस्तों, हमने कुछ भी नहीं किया है, बस इसको नया नाम दिया। देखो ध्यान से, ये x अपनी जगह पे चला, ये देखो ये x, ये देखो x अपनी जगह है, तो हमने f डैश 0 को कह दिया p, ठीक है, और f डबल डैश 0 को कह दिया q। ठीक है, f डैश 0 को कह दिया p और f डबल डैश 0 को कह दिया q, और फिर उसको हमने नीचे दर्शा भी दिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जहां p किसको बोला है, f डैश 0 को, जो कि हमारा y1 0 है, जो कि हमारा dy बाई dx, y1 को अपन dy बाई dx बोलते हैं x इक्वल 0 पर। और वैसे ही q कौन है, f डबल डैश 0 अर्थात y2 0 अर्थात d2y बाई dx स्क्वायर, किस पर, x बराबर 0 पर। ठीक है, तो हमने p और q किसको किसको कहा, आप देख पा रहे हो। ये श्रेणी तो अनंत है, चलती जाएगी आगे। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, अब वक्रता त्रिज्या के लिए जो कार्तीय सूत्र है वो जो हम जानते हैं, रो बराबर, ठीक है, रो बराबर 1 प्लस, ठीक है, रो को मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसे, ये अच्छा दिख रहा है। तो रो बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर पूरे की घात 3/2 और बटे में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। दोस्तों, अब वक्रता त्रिज्या का ये जो सूत्र है, ये जो कार्तीय सूत्र आप देख रहे हैं, अब इसको अपन अप्लाई करेंगे मूल बिंदु के लिए, क्योंकि हमको मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हमने वक्र का समीकरण लिया y इक्वल एफ एक्स, तो हमने वहीं पे कंडीशन लगा दी थी कि यदि यह वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, अर्थात 0 0 से गुजरता है, तो f0 बराबर 0 होगा, और उसको अपन ने अप्लाई किया, उसकी मैक्लॉरिन जो श्रेणी बनती है। ठीक है, तो मैक्लॉरिन प्रमेय से जो फलन की प्रसार श्रेणी बनती है, तो f0 बराबर 0 हमने रख दिया था, फिर इतना मिला था हमको, अर्थात यदि फलन को हम लोग x की बढ़ती हुई घातों में प्रसारित कर सकते हैं, जो कि इस रूप में आपको दिखेगा, तो यहाँ पे जो p और q है वो कौन है, वो यही लोग तो हैं, dy बाई dx, ठीक है, f डैश 0 अर्थात बिंदु x बराबर 0 पर f डैश x का मान, और f डैश x को हम लोग बोले dy बाई dx। ठीक है, और वैसे ही q किसको बोल रहे हैं अपन, f डबल डैश 0 को, अर्थात y2 0 को, अर्थात d2y बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल 0। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर हम इसके जगह पे, अब क्योंकि हम लोग मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने जा रहे हैं, इसलिए हम इनके मानों को x बराबर 0 पर जिसका मान है जो कि p है उसको रख देंगे और इसको क्या रख देंगे q, क्योंकि ये देखो x बराबर 0 पर q रख देंगे। ठीक है, तो हमें प्रसारित जो श्रेणी है उसमें फिर p और q को तुलना करके हम वक्रता त्रिज्या निकाल लेंगे। ये आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, सवाल में आपको बतलाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये सूत्र एकदम सरल है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो वक्र दिया है उसको अपन लिखते हैं वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। मैं वर्गमूल ले लूंगा तो मुझे प्लस माइनस लेना होगा, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए अब सुनिए, ये y बराबर प्लस माइनस एक्स ए प्लस एक्स है। ठीक है, एक काम करता हूं, पहले तो मैं ऊपर और नीचे से ना ए कॉमन निकाल लेता हूं। तो ए कॉमन निकालूंगा तो कट जाएगा, तो वहां बचेगा 1 प्लस एक्स वाई ए और 1 माइनस एक्स वाई ए। ठीक है, रफ कार्य में आप देख लो, ए कॉमन निकलेगा तो 1 और यहाँ ए नहीं था तो बटे में आएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो आप ए को वापस गुणा करके देख लो, ए कम ए, और जब ए को यहाँ गुणा करोगे तो ए कट के एक्स बचेगा, यानी कि इतना ही आएगा। तो जब कॉमन निकालते हैं ना तो जिस पद में वो चीज नहीं होती उसके बटे में उसको लिख देते हैं। ठीक है, और वैसे ही नीचे हुआ है, फिर ऊपर और नीचे से कॉमन निकला हुआ ए कट जाएगा। अब आप बोलेंगे सर वो सब तो ठीक है लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? दोस्तों हमने किया क्यों, अब आपको उसका कारण पता चलेगा। क्योंकि हम यहाँ द्विपद प्रमेय से प्रसार करना चाह रहे हैं। कौन से प्रमेय से? द्विपद प्रमेय से। इसलिए हमने यहाँ पे 1 को लाया ताकि हम वो सूत्र लगा सकते हैं, 1 प्लस, आपने पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स की घात में n। ठीक है, तो यहाँ x के स्थान पर आपको क्या दिख रहा है, x बाई a दिख रहा है। ठीक है, तो इसका प्रसार सूत्र आप जानते होंगे, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत सरल चीज है। अब ये हो गया y बराबर प्लस माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स बाई ए की घात में 1/2। क्यों? क्योंकि रूट है, रूट मतलब पावर में 1/2, और 1 माइनस, देखो ये 1 माइनस एक्स बाई ए है, 1 माइनस एक्स बाई ए नीचे में है, इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो घात में अब ऋण हो जाएगा, तो रूट होने के कारण ऋण 1/2। दोस्तों यहाँ हम द्विपद प्रमेय से प्रसार करेंगे, किंतु आप सभी जानते हैं कि द्विपद प्रमेय से प्रसार उस स्थिति में जब घातांक में या तो ऋणात्मक पूर्णांक हो या फिर कोई भिन्नात्मक संख्या हो, धनात्मक या ऋणात्मक भिन्न हो। ठीक है, भिन्न की स्थिति में चाहे धनात्मक भिन्न हो चाहे ऋणात्मक भिन्न हो, और यदि ऋणात्मक कोई पूर्णांक हो, अगर इनमें से कोई चीज हो तो समझ लीजिए कि उसका जब प्रसार अपन करते हैं तो फिर वो अनंत श्रेणी बनती है। कौन सी श्रेणी बनती है? अनंत श्रेणी बनती है। और वो प्रसार की जो अनंत श्रेणी है उस समय शुद्ध और अधिक सटीक मानी जाती है जब यहाँ पे जो चीज लिखी है वो 1 से कम हो, यानी उसका जो परिमाण है वो क्या हो, 1 से कम हो। तो यहाँ पे ये 1 से कम है भी। आप खुद सोचो, ए में से कौन घट रहा है? एक्स घट रहा है, रूट के अंदर है, मतलब ये राशि ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, रूट के अंदर ऋणात्मक तो नहीं हो सकता, और ए में से एक्स घट रहा है, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ए बड़ा है एक्स छोटा है, तभी बड़े में से छोटा घट रहा है, तभी धनात्मक आ रहा है। और इसी वास्ते आप देखो, क्योंकि ए बड़ा है एक्स छोटा है, तो इसलिए जब आप ए को बटे में लाएंगे तो ये एक्स बाई ए हो जाएगा और ये 1 से छोटा हो गया। और इसलिए यहाँ पर जो हमारा काम है वो सही तरीके से चलेगा, अर्थात हम द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार शुद्धता पूर्वक कर पाएंगे। तो चलिए, y बराबर प्लस माइनस एक्स। अब सूत्र क्या होता है प्रसार का वो आप सभी जानते होंगे, 1 प्लस एक्स की घात में n वो। ठीक है, यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, n मतलब धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, कुछ भी। तो प्रसार का सूत्र क्या होता है आप सभी जानते हैं, 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1 बाई फैक्टर 2 एक्स स्क्वायर, फिर एन एन माइनस 1 बाई, मतलब एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई फैक्टर 3 एक्स स्क्वायर, ये होता है। आप अच्छे से देखिए कि ये द्विपद प्रमेय आपने बचपने में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कक्षा 11वीं से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे आप। दोस्तों आपने ये द्विपद प्रमेय बचपने में पढ़ा हुआ है। अब देखो, मैंने जैसे कि आपको कहा कि ये सूत्र n चाहे धनात्मक हो ऋणात्मक हो
चाहे भिन्नात्मक हो, सभी के लिए सत्य है। बस फर्क किस बात का होता है कि अगर n कोई फिक्स धनात्मक पूर्णांक है तो श्रेणी में पदों की संख्या फिक्स होती है, ठीक है। n+1 पदों की संख्या उस समय होती है अगर धनात्मक पूर्णांक है तब। परंतु अगर ये n जो है वो कोई ऋणात्मक पूर्णांक है या कोई भिन्नात्मक है तब श्रेणी में पदों की संख्या अनंत होती है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भिन्नात्मक भिन्नात्मक है, ठीक है, तो यहाँ पे श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। तो चलिए प्रसार करते हैं। सूत्र आपके पास है 1 + nx, n का मान 1/2 दिख रहा है तो 1/2 x प्लस फिर क्या दिख रहा है n(n-1/2) अर्थात 1/2 -1/2, तो 1/2 फिर यहाँ से -1/2 फिर 2, यानी टोटल कितना हो जाएगा -1/8 और x² मतलब x²/a²। तो इस तरीके से होगा दोस्तों। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे और इसी तरीके से ये श्रेणी आगे चलती जाएगी। अब इसके बारे में देखते हैं अपन 1 + nx, ठीक है, 1 + nx, nx मतलब कौन होगा बताओ बोला। यहाँ पे x की जगह दिख रहा है -x/a। देखो अगर आप इसको इस रूप में देखो तो और घात में -1/2 तो nx करोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अपन कुछ भूल गए हैं, n का मान अपना 1/2 और x की जगह x/a दिख रहा है तो ये x/a होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा 1 + n का मान 1/2 और x का मान यहाँ पे x की जगह x/a दिख रहा है तो x/a आ जाएगा। चलिए इसके लिए सूत्र लगाते हैं तो कितना होगा 1 + nx, तो nx होगा अपना इन दोनों का गुणनफल यानी कि क्या हो जाएगा x/2a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि x की जगह भी ये दिख रहा है और n की जगह, दोनों की जगह अपने को माइनस माइनस वाली चीज दिख रही है तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या आता है बताओ बोला, फिर क्या आता है देखो n(n-1/2x², तो क्या हो जाएगा दोस्तों ध्यान दीजिए, n की जगह दिख रहा है -1/2 तो क्या हो जाएगा -1/2 -1/2 -1/2 x², तो x² का मतलब है -x/a², तो स्क्वायर होने के नाते वो वैसे भी प्लस हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं आप। अब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों -1/2 फिर -1/2 -1 मतलब -3/2 और बटे 2 और है तो 2 2 2 3 बार हो गया तो ये आप अच्छा माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा तो 3/8 और x²/a²। और ऐसे आगे चलते जाएगा दोस्तों ये, लेकिन हमको अब किनकी जरूरत है आप वो देखो हमको x वाले पदों और x² वाले पदों की जरूरत है। तो x कब आएगा आप ये देखो, ये भी ध्यान रहे कि यहाँ पे बाजू में एक और x है। जब मैं x एकम x करूंगा, देखो x एकम x मतलब यहाँ पे समझ लो x आ गया। अब उस x को इसके किससे गुणा करूं ताकि मुझे x प्लस मिले, तो 1 से गुणा करूंगा तो मुझे x मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आप ये देखो कि मुझे और कभी भी सिर्फ x जो है वो नहीं मिलेगा क्योंकि देखो x एकम x करने पर यहाँ पहला पद x हो गया तो उसको अपन 1 से गुणा करेंगे तो मुझे x मिल रहा है, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे आपके पास x आएगा। अब x² कब कब मिलेगा ये देखो, तो देखो जब मैं इसको गुणा करूंगा तो x एकम x मिलेगा अब इस x को मैं किससे गुणा करूंगा ताकि मुझे x² मिले, x एकम x तो हो गया। अब उधर देखो कि मैं किससे गुणा करूं ताकि मुझे x² मिले, तो देखो इससे गुणा करने से मुझे x² मिलेगा तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका गुणांक हो जाएगा, रफ में पहले लिख के देखता हूं 1/2a x², ठीक है। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ x एकम x हो गया, उसके बाद ये देखो कि इस x को मैं इसमें से किससे गुणा करूं ताकि मुझे x² मिले, तो इससे गुणा करूंगा तो x²/2 आएगा। वैसे ही चूंकि आप x को इधर अंदर गुणा कर चुके हो तो x एकम x हो गया, x इससे भी तो गुणा होगा ना, तो कितना होगा x²/2a। अब उस x²/2a को मैं इसमें से किससे गुणा करूं ताकि मुझे x² मिले, कुल मिलाकर के मैं x² कब कब मिल सकता है ये ढूंढ रहा हूं। तो जब मैं x को इससे गुणा करूंगा तो x²/2a मिलेगा और फिर उसको आप 1 से गुणा करोगे ना तब x²/2a मिलेगा। तो x²/2a 2a 2 बार हो गया तो दोनों को जोड़ोगे तो x²/a हो जाएगा, तो ये x²/a हो गया। और फिर आप इसी तरीके से श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। अब आप p और q की पहचान कर लो, बिकॉज हमारे लिए अब बोलोगे सर आगे आप क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मुझे आगे वाले पदों से मतलब भी नहीं है, क्योंकि मुझे
केवल देखो p और q से मतलब रहता है, अर्थात x का गुणांक और x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 का गुणांक, बस उन्हीं से मतलब रहता है। तो यहाँ पर आप देखो p का मान कौन दिख रहा है बताओ जरा आप। तो प्लस माइनस समेट लेंगे तो p का मान प्लस माइनस 1, ठीक है। और q का मान देखो कौन दिख रहा है, तो q का मान अब देखो ना, तुलना करोगे ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, q बाई फैक्टोरियल 2, वहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 बाई ए। तो q बाई फैक्टोरियल 2, q बाई फैक्टोरियल 2 का आप 1 बाई ए से तुलना करोगे ना दोस्तों, तो q का मान मिलेगा 2 बाई ए, 2 बाई ए हुआ q का मान, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तुलना कर रहे हैं अपन, q बाई फैक्टोरियल 2 को अपन 1 बाई ए से तुलना किए, फिर पलटा करके q का मान निकले, p और q का मान निकला है, तुरंत रख दीजिए यहाँ पर बिना देर किए। चलिए वक्रता त्रिज्या का क्या मान हो जाएगा बताओ, रो एट ओरिजिन इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर। तो p का मान प्लस माइनस 1 है, स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और पूरे की घात में कितने 3/2 है, और अपॉन में क्या है q का मान है, देखो प्लस माइनस समेट लेंगे तो प्लस माइनस 2/8, तो प्लस माइनस 2/8। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 1 और 1 हो गया 2, तो 2 के घात में 3/2, और 2 के घात में 3/2 का मतलब होता है 2 के घात में 3 और रूट इस तरह, और ये पलटेगा तो a/2 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आएगा प्लस माइनस के, प्लस माइनस 2 की घात में 3, तो आप देखो ध्यान से 2 इंटू 2 इंटू 2, तो जोड़ी बन के एक बार बाहर निकलेगा, एक तो बचा रहेगा, अर्थात 2√2 a/2, तो ये भी कटेगा, अर्थात आपका आंसर आएगा प्लस माइनस a√2। वो देखो उतना ही लाना है, ठीक है, प्लस माइनस a√2 आपका आंसर आना चाहिए था, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया दोस्तों, देख लो, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।